ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने एक बी आर का टैग देखा था और एच आर का। बी आर का टैग क्या कर रहा था? लाइन ब्रेक करने के लिए हम यूज़ कर रहे थे। और एच आर का किस लिए यूज़ कर रहे थे? लाइन भी ब्रेक कर रहा था और एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर रहा था, राइट। नेक्स्ट पर हम लोगों ने सेमेंटिक मार्कअप देखे थे, जिसका क्या पर्पस था? एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ना चीज़ों को यूज़ किया जा रहा था। जिसमें मैंने आपको स्ट्रॉन्ग का बताया था, ईएम हमने देखा, ठीक है। इसमें ब्लॉक कोड हमने देखा और क्यू से कोटेशन हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एब्रीवेशंस का देखा टैग, उसमें क्या होता है। साइड और डिफिनेशन शायद हमने नहीं देखा होगा, ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया था, एग्जाम्पल समझा दिया था। एड्रेस मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। और इंस, डेल यानी डिलीट और एस जो है हम लोगों ने देखा था कि इनके क्या पर्पस है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3, जिसके अंदर हमारे पास क्या है? लिस्ट, ठीक है। जिसमें हमारे पास टॉपिक कौन से कवर हो रहे हैं? नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट की बात की जा रही है। पहले तो हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, इंडेक्स डॉट HTML, सही है। शॉर्टकट मैंने आपको की कौन सा बताया था? Shift+1, जिससे हमारे पास क्या होगा? एक बॉयलर प्लेट प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो। ये मैंने बताया था आप लोगों को, ये नहीं बताया? बताया, ठीक है, सही है। वापस आते हैं। अच्छा, तो पहला हमारे पास, अच्छा यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ ऑर्डर लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर लिस्ट होती हैं, कुछ डेफिनेशन लिस्ट होती हैं, ठीक है। टॉपिक्स के नाम कवर यहाँ पे होगा। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है हमारे पास यहाँ पर? जो कि हम लोग उसको एक साइन या यानी कि हम लोग उसको लिख किस तरह रहे हैं? OL से लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग एक अलग से लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है? हमारे पास दो तरह की लिस्ट यहाँ पे होती हैं, ठीक है। कितने तरीके की होती हैं? दो तरीके की लिस्ट होती है हमारे पास। एक होती है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। जी, पता है, सही है, डॉट होते हैं, ठीक है, ये भी डिफरेंस है। और कोई इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके? कोई है सब एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज़ को? थोड़ा सा लफ्ज़ पे भी गौर करें ना आप। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ऑर्डर लिस्ट किसको कहा जा रहा है? जो कि ऑर्डर में हो, यानी कि सीक्वेंस में हो, तरतीब के अंदर हो, है ना? ऐसा ही है ना? आप लोगों को अगर कोई रेसिपी बनानी है खाने की, तो आप उसको ऑर्डर में रखेंगे या अनऑर्डर के अंदर? ऑर्डर में रखेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले आपको ये स्टेप करना है, फिर सेकंड आपको ये स्टेप करना है, थर्ड आपको ये स्टेप करना है, फोर्थ आपको ये स्टेप करना है, ठीक है। तो ये किस में आता है? ऑर्डर लिस्ट के अंदर आता है। यानी कि आपको अगर कोई चाय बनानी है तो भाई पहले आप क्या करोगे? पानी लेके बॉईल करोगे, सही है। अब आप इसमें ये तो नहीं कर सकते ना पहले चीनी और पत्ती डाल लोगे। चीनी पत्ती किस में डालोगे? पहले बॉईल करोगे ना पानी में, पानी लोगे, ठीक है, फिर उसके अंदर चीनी पत्ती डालोगे। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है, ऑर्डर है काम की, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई डेटा है, इस तरह की कोई चीज़ है, तो आप उसको किस में रखोगे? ऑर्डर लिस्ट के अंदर। और अनऑर्डर क्या हो गया? जैसे आपकी अम्मी ने आपको कोई सब्ज़ी का या जो है ग्रॉसरी के लिए जो है ना आपको लिस्ट दी है, तो अब उसके अंदर कोई ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता? कुछ भी ले लो आप पहले। आप पहले अभी अम्मी ने बोला भाई सब्ज़ी लेके आना, ठीक है, अब आप सब्ज़ी लेने गए, ठीक है, आपको साथ बोला फ्रूट भी लेके आना। अब आप वहाँ पर क्या ऑर्डरिंग के हिसाब से चलोगे? नहीं, जो चीज़ पहले मिल जाएगी, जो कि ईजिली अवेलेबल होगी, आप उसी पर जो है ना पहले जाता है ना बंदा, जो करीब करीब पे पहले वो ले लेता है, ठीक है। तो दो तरह की हमारे पास लिस्ट होती है, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर जैसे इन्होंने आप एग्जाम्पल दी हुई है, आपको बताया हुआ चॉप पोटैटोज इनटू क्वार्टर्स, यानी कि एक रेसिपी लिखी हुई है यहाँ पर, अगर आप देखो ना, 15 मिनट्स अंटिल द टेंडर,
हीट मिल्क बटर एंड नटमैग, मतलब पूरा आपको यहाँ पे क्या बताया हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने इसी चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग यहाँ पे किस तरह लिखेंगे। पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओ एल, किसके लिए, ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लिखेंगे ओ एल। ठीक है, ये हम लोगों ने एक डिफाइन कर दिया कि हम अब क्या बनाने जा रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट का एक टैग लगाया, इसके अंदर फिर हम टैग डिफाइन करेंगे एल आई, यानी कि लिस्ट आइटम। एल आई से क्या यहाँ पे जो है ना डिफाइन हो रहा है, लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसमें नाम लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने नाम लिख दिया, मैंने नीचे आया, मैंने एक और लिख दिया एल आई, और इसके अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने एक और एल आई बना दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी मैं ज़रा इसको गो लाइव कर लेता हूँ। क्लास कौन सी है आज हमारी, HTML की 3 आई थिंक, है ना, 4 है, नहीं 3 है मेरे ख्याल से। HTML की क्लास हमारी तीसरी है। इसको मैं यहाँ से गो लाइव कर देता हूँ। ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को। अब मेरे पास 3 नाम आ रहे हैं, ठीक है, ये जूम हुआ हुआ है, वरना ये आपको कुछ इस तरह शो होंगे। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको किस तरह आ रहे हैं भाई। एक नाम आ रहा है 1 2 3। अच्छा, अब इसके आगे मुझे अगर और भी कुछ लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, और भी नाम लिख सकता हूँ, है ना। मतलब मैं आगे जितने भी लिखते जाऊँगा, आगे क्या हो रहा है, नंबरिंग आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास हम डेटा को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसमें बोल रहा हूँ तो आपको रेसिपी लिखनी है तो आपने उसमें रेसिपी लिखनी नहीं, आप अपना नाम लिख लो, आप किसी तरह की भी लिस्ट लगा जो है ना, डिफाइन कर लो, बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, सवाल है इसमें किसी का कोई। इसमें अभी देखें ना, 1 2 3 एक ऑर्डरिंग आ रही है, सीक्वेंस स्टार्ट हो गई है। अब जाहिर सी बात है, ये वाला जो चीज़ है आपने इसको 1 पे रखा है तो कोई रीज़न हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है अगर आप ऑर्डर लिस्ट यूज़ कर रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऑर्डरिंग लिस्ट जो है ना यूज़ करना चाह रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकली, तो मैं पहले 1 पे क्या लिखूँगा, ए वाले अल्फ़ाबेट्स को पहले प्रेफर करते हैं ना, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप आगे पीछे करोगे। तो ये ऑर्डरिंग होती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे तक चली जा रही है, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा दूसरा इसके अंदर क्या है, एक लिमिट डिफाइन हो रही है, यानी कि अगर मैंने 10 बना के छोड़ दिया तो आपको क्या पता चल रहा है भाई, इसके अंदर क्या है, 10 ही लिस्ट है, 10 बंदों की बात हो रही है, 10 चीज़ें हैं। अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है कि उसके अंदर कोई आपके पास जब उसमें अल्फ़ाबेट्स ही नहीं है, या आपके पास उसमें न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही नहीं है, तो वो चीज़ डिफाइन नहीं हो रही कि वो कब तक जा सकती है, कहाँ तक एंड होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही मुझे पता है, टेंशन नहीं लो, जब बनाएंगे तो उसको बताऊँगा। ये चीज़ समझ में आ गई है, ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है ओ एल के अंदर टाइप का, ठीक है, ये टाइप नज़र आ रहा है, कहाँ लिखा है मैंने, ओ एल के ओपनिंग टैग के अंदर, जो मैंने आपको बताया था इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेगा, इसको क्या बोलते हैं हम जल्दी से, मैंने बोला हाथ खड़ा करना, बताना थोड़ी है यार, अभी 2 4 बच्चे में खड़ा करता पता चलता है ना किस किस की कितनी प्रिपरेशन है। क्या बोलते हैं इसको, आवाज़ नहीं आ रही पीछे से, एट्रीब्यूट बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेगा, बताएगा नहीं। मैंने 2 नाम बताए थे, जल्दी से जी, क्या बोलते हैं इसको, बताएं, आप बताएं। एलिमेंट नहीं, एलिमेंट इसको नहीं कहते, एलिमेंट हम टैग को कहते हैं। ये जो टैग है ना हमारे पास ओ एल और एल आई का, इसको हम टैग और एलिमेंट कहते हैं, इसको हम एलिमेंट नहीं कहते। और कोई जल्दी से, जल्दी जल्दी, आप बताओ भाई, यहाँ से ग्लासेस वाले भाई जो बैठे हुए हैं हमारे, जी जी आप, जी जी बिल्कुल आप, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हेड,
नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे हो, हेड बोल रहे हो? नहीं नहीं, हेड नहीं बोलते इसको। मैंने दो नाम बताए थे, एट्रीब्यूट्स और, हाँ बताओ आप। स्पेसिफिक कमांड, नहीं, स्पेसिफिक कमांड नहीं कहा था मैंने इसको वर्ड। कमांड मतलब मैंने वर्ड तो ये नहीं कहा था, लेकिन मैंने इसको बताया था कि ये स्पेसिफिक हो सकती है और कॉमन भी होती है, ये चीज़ मैंने कही थी, बट स्पेसिफिक कमांड नहीं कहा था मैंने। जी, और कोई? प्रॉपर्टीज़ का नाम बताया था मैंने आपको, एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़। जल्दी बताओ, पीछे वाले आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की मुझे। पढ़ रहे हैं ना आप लोग? कितने लोग एक्टिव है, हाथ खड़ा करें जल्दी से, पीछे जल्दी से सारे। क्या कहते हैं इसको? प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स। स्पेसिफिक इसको प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट कहा जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ आपको ओएल के अंदर ही स्पेसिफिक मिल रहा है, ठीक है, या किसी और प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाए, अगर मिल जाए तो। अच्छा, टाइप का मैंने एक एट्रीब्यूट्स लगाया, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे जो है ना डबल कोटेशन यूज़ करके, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहा है, ठीक है। अभी मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यूमेरिक वाला था, अब जब मैं इसको इस पे लेके जाऊंगा अल्फ़ाबेटिकली पे, तो आप देखोगे यहाँ पर अब मेरे पास सीक्वेंस का क्या हो गया, यहाँ पर चेंज होना शुरू हो गया। नज़र आ रहा है सबको? इसी तरह मैं इसको हटाऊंगा, कंट्रोल स्पेस, तो मेरे पास यहाँ पे स्मॉल में आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे स्मॉल में आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर रोमन के अंदर भी है, तो आपके पास यहाँ पर रोमन के अंदर भी आ जाएगा। क्लियर हुई बात? कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? सवाल है इसमें किसी का? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? जी। ओएल के अंदर क्या दिए? नहीं, क्लास नहीं है, क्लास अलग चीज़ है, क्लास सेपरेट चीज़ है। इसको आप प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स ही बोल सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई वर्ड नहीं है। प्रॉपर्टीज़ तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये उसका पार्ट है, इसके अंदर सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ह्यूमन की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके फिज़िकल जो है ना हाथ वगैरह होते हैं, पाँव होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी प्रॉपर्टीज़ में ही आ रहा होता है। इसी तरह ये टैग की प्रॉपर्टी होती है, वरना इसको प्रोग्रामेटिकली इसको आप कह सकते हो एट्रीब्यूट, अगर आपके सामने क्वेश्चन आए। जी, आगे चले? कोई सवाल है इसमें किसी का? नहीं है? पक्का? अच्छा, अब ये यहाँ तक मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल आगे भी चीज़ है इसके अंदर समझने वाली। अच्छा, आपका सवाल मुझे, सर क्या हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं? मेरा सवाल समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी क्या हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं? आपने अक्सर देखा होगा ना, हेडिंग्स लिखी होती है, डेफिनेशंस होती हैं, फिर उसके अंदर अलग डेटा होता है, फिर उसकी अपनी सेपरेट कुछ प्रॉपर्टीज़ डेफिनेशंस होती हैं, तो वो कैसे होती हैं अगर वो काम हमें करना हो? कैसे करेंगे, किसी को आइडिया है? कोई बताएगा थोड़ा बहुत कुछ भी? जी, इसके अंदर एक और ओएल बना देते हम, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, फिर इसके अंदर एल आई लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे कर लें। क्या हुआ ये अब? नज़र आ रहा है सबको? इसके अंदर क्या हुआ, एक सीक्वेंस चलती आ रही थी, ठीक है, फिर उसके अंदर क्या हुआ, मास के बाद से हमने एक ओएल बना दिया, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, और ऑर्डर आ गया। अच्छा चलो, मैं अब एक काम ये करता हूँ कि मैं इस ओएल को भी एक एल आई में डाल दूँ और फिर ऐसे लिख लूँ, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन चीज़ों को नेस्टेड भी लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं नेस्टेड, यानी कि किसी भी चीज़ का
उसी के टैग के अंदर होना। टैग से जो है ना, इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है नेस्टेड का, इंग्लिश का वर्ड है ये, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई मैंने ओ एल के इनसाइड एक और ओ एल क्रिएट करा, ठीक है। तो हम उसको क्या कह रहे हैं, नेस्टेड कह रहे हैं। क्या मैं उस ओ एल के अंदर भी एक और ओ एल क्रिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। यानी कि मैं इसके अंदर भी एक और चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आऊँगा तो आप देखते जाओ, नज़र आ रहा है? तो ये चीज़ें क्या करती जा रही हैं, नेस्टेड होती जा रही हैं। जी, सवाल कोई कर रहा था यहाँ पे, हाथ खड़ा कर रहा था लास्ट में। जी, किसकी डाल सकते हैं? हेडिंग यूज़ करना चाह रहे हैं आप, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं हेडिंग, लेकिन हेडिंग यूज़ करने का पर्पस नहीं है इसके अंदर। अगर तो आपको अगर उसको बोल्ड ही करना है तो आप बोल्ड कर लें उसको डायरेक्ट, या स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लें। आप उसको हेडिंग में क्यों डाल रहे हैं? जी, क्योंकि वो लिस्ट उसको सेपरेट करती जा रही है बार बार, कि इसके बाद नई लिस्ट क्रिएट हो रही है, इसके बाद नई लिस्ट क्रिएट हो रही है, इसको वो सेपरेट करती जा रही है। आप नीचे जाएंगे वो हल्का सा स्पेस देके फिर नीचे से स्टार्ट करेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा ना कि ये इसके बाद की बात हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने रेसिपी की बात करी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने 3 रेसिपी डिफाइन कर दी, चौथे के अंदर भी जो है ना अपने अंदर 4-5 और स्टेप्स थे, तो आपने क्या कहा भाई यहाँ पे रखा और उसके वो स्टेप्स यहाँ डिफाइन कर दिए। समझ में आई बात आपको? यानी कि एक पॉइंट के अंदर मैंने वहाँ पे पॉइंट लिखा, लेकिन मैंने उसको और डिस्क्राइब कर दिया 4-5 पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। किसी भी तरीके की रेसिपी ले लें। ये चीज़ क्लियर हो गई है? कोई सवाल है इसमें आपका किसी का? पक्का? जल्दी बताएं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या करेंगे हम, यूएल का टैग यूज़ करेंगे। उसके लिए हम कौन सा यूज़ कर रहे थे, ओएल, और अंदर कौन सा टैग लगाएंगे, एलआई का। सिर्फ टैग कौन सा चेंज हो रहा है, ओएल, और यूएल आपका चेंज हो रहा है, अदरवाइज़ ये वाला टैग आपका सेम ही है, एलआई का, ठीक है। अब जैसे मैं इसके अंदर भी नाम ही लिख लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको। यहाँ पर मैंने ठीक है, नज़र आ रहा है आपको दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर आपके पास कोई सीक्वेंस मैटर नहीं कर रही। पहले पता चला था भाई फरीद 1 पे आ रहा है तो कोई ना कोई रीज़न होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर होता तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर, है ना, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पर अली यहाँ पर ऐसे आ रहा है, अब ये कोई ऑर्डरिंग नहीं है। अब आप इसको आगे पीछे लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। अब मसला ये है कि आप दोनों से काम सेम कर सकते हो, कर सकते हैं ना दोनों से काम सेम। डिफरेंस सिर्फ ये है कि कौन सा काम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर की, तो बार बार ऑर्डर में कह रहा हूँ। अब ऑर्डरिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, स्टॉक की ऑर्डरिंग हो सकती है, नाम की हो सकती है, सही है, आपकी एसेसरीज़ की हो सकती है, वॉट एवर किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो आप उसको किस लिए यूज़ करोगे, तो मतलब वहाँ पर आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, आप ओ एल यूज़ करोगे। अब जहाँ बात ऑर्डरिंग की आई नहीं रही, जहाँ ऑर्डरिंग मैटर ही नहीं कर रही, वहाँ क्या यूज़ करोगे, यू एल, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब बात वही मैंने वही कहा ना कि दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो सेम के लिए, लेकिन सामने वाले को समझने के लिए, समझाने के लिए आपको चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो समझेगा। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब आप बोलेंगे कि क्या सर मैं इसके अंदर भी टाइप का ऑप्शन होता है हमारे पास? बिल्कुल होता है, लेकिन वो इस्तेमाल इतना होता नहीं है यहाँ से। ये इस्तेमाल होता है हमारे पास CSS से, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसका एक जो है ना पहले वाले वर्जन में था टाइप वगैरह का ऑप्शन, अब है नहीं। अब यहाँ से होता तो है, लेकिन ये आपको कभी भी जो है ना सजेस्ट नहीं करेगा। यानी कि मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ और टाइप लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखो मैं यहाँ पर मुझे कोई सजेशन नहीं दे रहा, दे रहा है? नहीं दे रहा। यानी कि ये प्रॉपर्टी थी पहले, अब नहीं थी यहाँ से इस्तेमाल, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ नहीं है इसको। लेकिन आप उसको अभी भी यूज़ कर सकते हो यहाँ से। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ करा ओएल के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, आ रहा था ना डेटा,
भाई ये चीज़ मैंने OL में यूज़ करी, LI को यूज़ किया, इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। अब देखो ऊपर OL, ये अपना आपका OL अलग है और UL सही है, दोनों सेम है। यहाँ पे मैं स्पेस दे के टाइप लिख रहा हूँ, मुझे दे रहा है सजेशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है इसको, यहाँ पे नहीं दे रहा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये इन्होंने यहाँ से अब रखा नहीं है यहाँ पर। तो अब इस चीज़ को लोग नॉर्मली तौर पर अगर मुझे करना हो, कुछ भी इसको चेंज करना हो, तो किससे करते हैं? CSS से, स्टाइलिंग से, ठीक है। OL को भी आप स्टाइलिंग से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अभी भी ऑप्शन रखा हुआ है किस चीज़ का? टाइप का, यानी कि टाइप का एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए अभी तक नहीं है। तो आप इस तरह बना के डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ होगा, ये देखो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ आई थिंक, हाँ ये रहा, सम टाइम यू टाइप एट्रीब्यूट यूज इन UL, बुलेट पॉइंट, सर्कल, स्क्वायर, डायमंड एंड सो ऑन, ठीक है। अभी जैसे हमारे पास सर्कल ही है, मैं इसको स्क्वायर करके चेक करता हूँ, ठीक है। अब ये मेनली हमारे पास इस्तेमाल होता है CSS से ही, नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर्स नहीं होगा, पर स्क्वायर होगा, या तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। हाँ देखा, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मैंने वहाँ पर उसकी टाइप को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये इसका अपना एट्रीब्यूट था, अब नहीं है, लोग इस्तेमाल नहीं करते यहाँ से, तो मेनली लोग कहाँ से करते हैं इसको? CSS से। तो आप चाहो प्रैक्टिस में इसको कर लेना, नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। डेफिनेशन लिस्ट हमें क्या सिखा रहा है? बता रहा है कि भाई यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है? DL, जैसे हम वहाँ पर OL लिख रहे हैं, UL लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैसे स्टार्ट करेंगे? DL से, यानी ये टैग डिफाइन कर देता है कि हम यहाँ पे जो भी डेटा रखेंगे सब क्या है? डेफिनेशन लिस्ट से रिलेटेड है। फिर उसके अंदर हमारे पास क्या है? DT, ठीक है, और DD। DT से क्या स्टैंड फॉर है? डेफिनेशन टेक्स्ट नहीं कहेंगे उसको, टर्म इन्होंने लिखा हुआ है ना। और DD से है डेटा, सही है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इसी को कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस आपको नजर आएगा क्लियरली। DL लिखा हुआ है, DT लिखा हुआ है, और उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है? DD, सही है। प्रॉब्लम है इसमें किसी को कोई? लिख के तो नहीं बताऊँ ना आपको मैं, कॉपी पेस्ट में समझ जाएंगे ना आप लोग, लिख के बता दूँ? ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? DL, DL के अंदर क्या है? DT, और DT के बाद क्या है? DD। अब इसमें कुछ भी डेटा लिख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया हेलो, और इसमें मैंने लिख दिया लॉरेम, ठीक है। नजर आ रहा है? अगर तो मैं चाहूँ तो फिर एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको एक और DT बना लेता हूँ, यानी DT उसके बाद, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो 2, सही है। और उसके बाद मैंने लिख दिया DD यानी कि डेटा, और इसमें मैंने ये लिख दिया लॉरेम टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, आपको दिखाऊँगा, तो ये आपका आ गया जो मैंने आपसे जो है ना कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है। और ये हमारा बना हुआ आ गया। तो पहले एक काम करता हूँ, उसको बंद कर देता हूँ। सही है। क्या आ रहा है आपका? हेलो, आपकी जो है ना डेफिनेशन टर्म आ रही है, जैसे हम लिखते हैं ना केमिस्ट्री, व्हाट इज़ फिजिक्स, तो इस तरह लिखा होता है फिजिक्स, और उसके बाद में उसकी डेफिनेशन होती हैं, या किसी भी लॉ के बारे में डिफाइन हो रहा होता है, या किसी भी टॉपिक पे बात हो रही होती है, तो उसकी एक नाम आता है, उसकी हेडिंग आती है, और उसके बाद उसकी एक डेफिनेशन आती है। तो बस वही चीज़ है ये, और कुछ भी नहीं है, सही है। सवाल है इसमें किसी का? अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ यहाँ पर डिफाइन हो गई आपकी, नेस्टेड लिस्ट। जी, किस चीज़ के बारे में?
डेफिनेशन लिस्ट के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, DL यानी कि डेफिनेशन लिस्ट। उसके अंदर हम DT यूज़ कर रहे हैं यानी कि आपकी डेफिनेशन टर्म है, काइंड ऑफ ये आपकी हेडिंग ही है ना। और उसके बाद क्या है आपके पास DD यानी डेटा, यानी कि जो ऊपर आप DT लिख रहे हैं वो आपकी हेडिंग कंसिडर की जा रही है या आप उसका टाइटल कंसिडर किया जा रहा है। और DD के अंदर हम उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। DL तो आपको डिफाइन कर रहा है कि आप उसमें जो है ना डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम इस टैग को बना के इसमें कुछ वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर OL बनाया, हमने इसके अंदर कुछ किया नहीं, हमने किया कि इसके अंदर ही लिस्ट के अंदर LI के अंदर। तो ये सिर्फ इस चीज़ को डिफाइन कर देता है कि आप इसके अंदर जो भी डाटा लिखोगे वो कौन सा हो जाएगा, ऑर्डर लिस्ट। मतलब ये उसका पेरेंट है। जैसे ही आप ये बनाते हो फ़ौरन समझ जाता है अच्छा ऑर्डर लिस्ट की बात हो रही है, ओके। सही है। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट मैंने आपको अभी डिफाइन कर ही दिया है। इसको ऑर्डर लिस्ट वाला भी देख लेते हैं हम, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट वाला भी देख लेते हैं। इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, UL बनाया हुआ है, UL के अंदर LI, सही है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम LI के अंदर भी कुछ डेटा बना सकते हैं। इन्होंने यहाँ क्या किया हुआ है, LI के अंदर ही पेस्ट्रीज को डिफाइन किया और उसके अंदर एक और UL बना दिया, सही है। इसको मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है आपके पास, समझ में आ रहा है या नहीं। ये भी रेसिपी खाने की बात हो रही है। अब जैसे मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे एक टॉपिक की बात होगी तो फिर उसके अंदर उन्होंने पेस्ट्रीज के अंदर चीज़ें डिफाइन कर दी कि इसमें क्या क्या इनके पास आ रहा है, क्या क्या मेन्यू है। तो इन्होंने क्या किया, UL डिफाइन किया, LI बनाया, LI को यहाँ पर डिफाइन करके उसी के अंदर UL बना दिया और उसके अंदर डेटा रख दिया। तो ये हमारे पास क्या कहला रहा है, नेस्टेड। अब मुझे अगर इसके अंदर भी कोई चीज़ बनानी है, मैं यहाँ पे इस LI के बाद एक और UL बना सकता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर कोई ना कोई डेटा रख दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ सही है। अच्छा मैंने ये ओके मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने मिस्टेक कर दी। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट देते हैं। यहाँ पे हम आएंगे तो अब देखते जाओ, सही है। अब ये इसके अंदर की डेटा आ गया। अब मुझे इस हेलो के अंदर जाना है तो मैं क्या करूँगा, इस हेलो के अंदर एक और UL लगा दूँगा, उस UL के अंदर मैं एक और LI लगा दूँगा, और इसके अंदर मैं इसको हाई कर देता हूँ। तो ये क्या होता जा रहा है, नेस्टेड होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर स्पेसशीट के बाद एक और UL लगा के हमने डेटा डिफाइन किया, फिर हमने इसके अंदर एक UL डेटा लगा के डिफाइन किया, फिर हमने इसके अंदर UL लगा के डेटा डिफाइन किया। ये सब कहलाता है नेस्टेड। क्या कहलाता है, ये वर्ड याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले आगे चल के। जी अब किसका सवाल था, सवाल करें जी। कहाँ पे बात कर रहे हैं आप, अगर आपने नंबर्स वगैरह को यूज़ करना है, आपने उसके अंदर सीक्वेंस मैटर कर रही है, ऑर्डरिंग डिपेंडेंट है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, OL यूज़ करेंगे। अब जहाँ पे ऑर्डरिंग मैटर नहीं कर रही वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, UL। बस इसका जवाब सिंपल ही है। LI तो उसका मेन टैग है जिसमें आपने डेटा को रखना है, जिसमें आपको आइटम रखना ही रखना है, यानी कि कुछ ना कुछ रखेंगे। आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं बट एम्प्टी छोड़ने की नीड नहीं है, आपको क्या ज़रूरत है। LI में टाइप यूज़ नहीं होगा, पेरेंट में टाइप यूज़ होगा हमेशा, यानी कि UL में टाइप यूज़ होगा। LI में अगर टाइप यूज़ होता ना तो फिर बात वो होती है कि भाई फिर सबका LI डिफरेंट होता, यानी कि मैं एक पे सर्कल बनाता, एक पे स्क्वायर, एक पे रेक्टेंगल, वॉट एवर जो बनाना चाहता हूँ वो खुद ही करता रहेगा, वो पेरेंट की बेस पर ज़्यादा सेलेक्ट कर लेता है। और कोई सवाल है इसमें जी।
यार है तो 4-5 इसके अंदर, अब मुझे सही से याद नहीं है इसके अंदर कितनी होती हैं। इसमें एक स्क्वायर होता है जैसे इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया था, सर्कल है, एक डायमंड होता है इसके अंदर, और पता नहीं कौन कौन सी होती हैं, स्टार भी आई थिंक इसमें होता है। इसमें कस्टम भी हम बना सकते हैं अपनी भी, ठीक है, वो हम आगे चल के देखेंगे, अभी हमारा काम नहीं है। जैसे यहाँ पे बता रहे ना, सर्कल है, स्क्वायर है, डायमंड है। स्क्वायर जैसे हमने कहाँ पे बनाया हुआ है इसको, डायमंड ही होगा ये, नहीं डायमंड से इसका फिर कुछ और नाम होगा, मैं नाम भूल गया हूँ इसका क्या होता है। तो ये चीज़ें तो मुझे याद नहीं रहती हैं, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, तो इसको देखना पड़ेगा, इंटरनेट पे देखेंगे तो मिल जाएगा हमें यहाँ पे। आगे चले, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है? कोई सवाल है इसमें आप किसी का? सवाल है किसी का लास्ट में? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लिंक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत गौर से सुनना और समझना, ठीक है। अच्छा, लिंक्स का टॉपिक बेसिकली क्या है हमारे पास, कि आपने देखा होगा हम किसी वेबसाइट के ऊपर लिंक पे क्लिक करते हैं, हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, तो वो बेसिकली यही गेम होता है आपके पास, एंकर टैग वाला। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, उस पर बहुत सारे एड्स होते हैं, अक्सर मूवीज़ की वेबसाइट होती है, आप लोग जाते होंगे ना ऑनलाइन, मूवीज़ वगैरह सर्च करते हैं, तो आप क्लिक ही करते हैं, आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। वो ऐड पे कैसे पहुँचते हैं, वो आपको ऐसे एंकर टैग से पहुँचाते हैं। वो आप कोई स्मार्ट पर्सन है, समझदार है, जिसको नॉलेज है इस चीज़ की, वो कभी भी हरकत कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि वो ऐसी वेबसाइट पे भी ले जा सकता है जहाँ से आपका सारा डेटा वो जो है ना निकाल सकता है बहुत ईजीली तरीके से, जो भी आपके ब्राउज़र पर डेटा अवेलेबल है उसके पास। और उल्टे पुल्टे जो वो कहते हैं ना वेबसाइट्स पर नहीं जाना चाहिए, वो इसी वजह से क्योंकि आप उधर तक पहुँचे वो आपको खाली कर देगा, समझते हैं? यानी कि वो आपका डेटा सारा जो है ना चुरा लेगा, स्टील कर लेगा। और इस दुनिया में सब में ज़्यादा जो महंगा एसेट है ना, बिटकॉइन से ज़्यादा मैं कहता हूँ वो डेटा है, याद रखना। क्या है डेटा? डेटा क्या होता है? किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, सिंपल आसान वर्ड में यही कहा जाता है डेटा को। अब डेटा आपका हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, वो मेन उसका एसेट है, सोर्स है। आपकी जो आपको पता है मेटा जैसी बड़ी कंपनीज़ है, या जो आपको फ्री में इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे देती हैं, वो आपको ऐसे फ्री में नहीं देती, वो आपका पीछे का डेटा बेच रही होती है और आपको पता नहीं होता। आपसे परमिशन वर्मिशन तो सारे लिए हुए उसने, और आपने दिए हुए भी हैं या नहीं दिए हुए? दिए हुए आप लोगों ने। आपके पास परमिशन का ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट का, ठाक अलाउ कॉन्टैक्ट, गया। परमिशन का ऑप्शन आया कैमरे का, ठाक अलाउ, गया। वीडियो का ऑप्शन आया, क्लिक, सारा ऑप्शन। आप खुद परमिशन देते हो उसको। गूगल की पॉलिसी है, जब आप इस तरह की एप्लीकेशन से कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो हमेशा वो आपसे पूछता है कि आपको अलाउ करना है नहीं करना। मैंने माइक कनेक्ट किया, मैं अभी गूगल मीट पे जाऊंगा, आप देखना वो मुझसे पूछेगा कि आपकी वॉइस की भी परमिशन दूं मैं आपको, मतलब उस पर्सन को देना है या आपके उस सॉफ्टवेयर को देना है। आप बोलोगे यस। आपसे पूछेगा आपकी वीडियो की परमिशन देनी है, आप बोलोगे यस, क्योंकि वहाँ पे तो यूज़ ही करना है। आपने वीडियो कॉल करनी है तो आपको ऑब्वियसली बात है आपको यूज़ करना देनी पड़ेगी परमिशन। तो ये लोग आपको इस पूरे चीज़ों में फंसा देते हैं और आप परमिशन देते हो, और फिर वो आपका डेटा क्या करते हैं, बेचते हैं। किसको बेचते हैं? कंपनीज़ को बेचते हैं। उन कंपनीज़ को जो आपके पास फजूल की ईमेल्स करती हैं, एसएमएस करती हैं, या वॉटेवर जो भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। नहीं ज़रूरी नहीं है स्कैम, ज़रूरी नहीं है, लीगल वे में भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपकी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एग्जैक्टली आपके जो मोबाइल्स वगैरह सिम होती हैं आपके पास, यानी कि जो ये कंपनीज होती हैं, ये भी आपको कैसे फ्री में सिम दे रही होती है, वो आपको अगर फ्री में सिम बेच रहा होता है, बेच रहा होता है ना। आपने देखा होगा बाहर स्टॉल लगाए हुए फ्री में सिम बेच रहे होते हैं। क्यों बेच रहे होते हैं वो सिम? क्यों सिम बेच रहे हैं? आप आपके पास अगर कोई थोड़ा सोचा हो कि आपने यार कभी कि फ्री में क्यों बेच रहा है और क्या रीज़न है? उसके बाद तो हैंड फ्री भी दे रहा है, पावर बैंक भी दे रहा है, नुकसान है ना भाई, या फ़ायदा है? फ़ायदा है। किसको फ़ायदा है?
जिस कंपनी के वो बेच रहा है, लेकिन आपको फिर भी सोचना चाहिए ना यार, आप उसको फ़ायदा हो कैसे रहा है, सोचना चाहिए आपको। सब में बड़ा स्कैम पाकिस्तान में इससे होता है, वो आपके एनआईसी की बेस पे वो आपका जो उस पर स्कैन करवाता है ना, उसके बाद डिवाइस होती है, वो डिवाइस भी जो है ना फेक बना के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपका जो है ना एनआईसी की कॉपी रख कर कहीं पर आपका अकाउंट खोलकर वो आपके नाम पे ट्रांजैक्शन भी कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है इजी पैसे का अकाउंट खोल के। अब तो चलो उन्होंने काफ़ी सिक्योरिटी चीज़ें लगा दी हैं, ठीक है। वो आपने ओटीपी वाला स्कैन भी जो है ना स्कैन बोल रहा हूँ, स्कैम देखा होगा, देखा है, फ़ोन पे ओटीपी आता है, आप ओटीपी बता दो, फिर आपका सारा डेटा चला जाए, आपके मोबाइल हैक हो जाए, या आपका कोई बैंक बैलेंस की जो है ना चीज़ें हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना हैकिंग की कैटेगरी में आती हैं और सारा स्कैम है ये। और बहुत इजीली करते हैं लोग, बहुत ही इजीली, इतने आसानी से करते हैं आपको पता ही नहीं चलता। स्मार्ट लोग हैं ना पाकिस्तान के अंदर, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं, लेकिन ये गलत जगह पे दिमाग लगाते हैं, मसला ये है। सही जगह पे लगाएंगे ना तो कुछ बन जाएंगे, अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। एनीवेज, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, डेटा होता है ना आपका, तो ये मोबाइल कंपनीज क्या करती हैं, बेसिकली आपके मोबाइल नंबर्स को सेल आउट करती हैं किसी भी कंपनी को। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेस्टोरेंट खोलना है और मुझे चाहिए इसके आसपास की मुझे मार्केटिंग करनी है, एसएमएस चलाना है, या मुझे एक व्हाट्सएप पे डेटा चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, उस कंपनी के पास जाऊँगा, उनको बोलूँगा इस एरिया के जितने भी मोबाइल नंबर हैं मुझे दे दो, तुम्हारे पास जितने भी हैं, और वो दे देगा इसे, मैं उसको पे करूँगा, वो मुझे नंबर दे देगा, तो आपका नंबर मेरे पास आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसलिए आपको क्या कर दूँगा, मैसेज कर दूँगा व्हाट्सएप पे, जो है ना ब्रॉडकास्ट चला दूँगा, कैंपेन चला दूँगा, और आपको जो सारे मेरे डेटा आ जाएगा। तो ये लीगल वे, जो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास एक लीगल वे इस्तेमाल करने का, लेकिन बात सारी ये है कि आपका डेटा है, आपके पास उसकी एक्सेस होना चाहिए, आपकी परमिशन के बगैर वो कहीं जाना नहीं चाहिए। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि ब्लॉकचेन ने आगे जिसको फिक्स किया, कि भाई बोला कि भाई ये तो मसला है कि हमारा पैसा तो है, लेकिन हमारा पैसा नहीं है। यानी क्या, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आप बैंक में जाते हैं, आपका कोई अच्छी अमाउंट आपने बैंक में रखी है, फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, आप जाओ, आप उसको बोले यार मुझे निकाल के दो, वो कभी भी आपको नहीं देगा ऐसे, वो बोलेगा हम पैसा मंगवाते हैं, आप एक काम करें 4-5 घंटे बाद आए या 2 दिन बाद आइएगा, हम आपको तब देंगे। ये भी होता है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो पैसा उसके पास कहाँ है, इन्वेस्ट कर दिया उसने, उसने किसी को प्रोवाइड कर दिया लोन के तौर पर, या उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो यानी कि आपका पैसा इन्वेस्ट कोई और करे, पैसा भी, प्रॉफिट भी वो बनाए, क्यों भाई? और आपसे परमिशन ली गई थी क्या? नहीं ली गई। तो ये जो मेन प्रॉब्लम है ना, ये ब्लॉकचेन ने आके जो इसको फिक्स किया। एनीवेज, ये एक अलग टॉपिक है, और बताने का मकसद ये है कि आपका जब डेटा होता है तो वो एक पब्लिक डेटा है बेसिकली। आपको लगता है प्राइवेट डेटा है, लेकिन वो पब्लिक डेटा है, ठीक है। आपने गूगल ड्राइव का एक्सेस लिया हुआ है, आपके पास सारा पिक्चर्स हैं, आपकी कॉन्टेक्ट्स वहाँ सेव है, कुछ भी सेव नहीं है भाई, कहने को तो कुछ भी सेव नहीं है। अगर वो कह रहा है मैं इतनी सेफ्टी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ भी सेव नहीं है। किसी भी तरीके से लीक हो सकता है, किसी भी तरीके से वो शेयर कर सकता है, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करके किया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है, उसका सर्वर है, कुछ भी कर सकता है। कोई उस पर अटैक मारे, हैक करे, सारा डेटा चला जाएगा, और जो एक्सेस होता है नॉर्मली तौर पर ये चीज़ें होती हैं। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मार्केट का आपका एक इस टेक्निकल चीज़ की प्रॉब्लम है। अब वही बात है कि टेक्नोलॉजी जितनी इन्हेंस होती है, चीज़ें बढ़ती आती हैं, उस हिसाब से उसके फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो नेगेटिव इम्पैक्ट फिर यही आते हैं चीज़ों के आपके पास टेक्नोलॉजी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, जिसमें आपके पास इस तरह तरीके से हैकिंग्स हो सकती है, आपके मोबाइल से हो जाते हैं। अब ये जो मैं एक एंकर टैग की बात कर रहा हूँ, जिसको हम ए टैग जिसको बोला जा रहा है, इसको एंकर टैग हम बोलते हैं। अब ये क्या करता है, नॉर्मल तौर पर आपके पास लोगों ने वेबसाइट के अंदर लगाया हुआ होता है। वेबसाइट में कैसे लगाया होता है, आप आते कुछ भी नहीं करते, आप बस ऐसा हल्का सा टक करते हो, वो बिला वहाँ पहुँचा देता है। कैसे होता है, उसने एक पूरा ऊपर एक बहुत बड़ा सा एक बॉक्स बनाया होता है, और उस पर ये लिंक लगाई हुई होती है कोई किसी भी तरीके की। अब आप जैसे ही क्लिक करते हो, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपके पास बॉक्स ओपन हो सकता है, आ जाए परमिशन का भी कुछ बोल रहा हो, या ब्लॉक का जो है ना अलाउ, या जो है ना ब्लॉक नोटिफिकेशन का, आप उस पर क्लिक भी नहीं कर रहे, आप बाहर क्लिक करोगे, फिर भी आप वहाँ चले जाते हो, क्योंकि उसने उस चीज़ को ओवरऑल आपकी पूरी स्क्रीन पे पैक किया हुआ होता है इस लिंक के साथ, इस एंकर टैग के साथ। जैसे ही आप क्लिक करते हो, टक कर गया वहाँ पे। समझ में आई बात या नहीं आई?
नहीं आई, करके देखेंगे इसको। ठीक है, अब आते हैं हम एंकर टैग के ऊपर। एंकर टैग को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा आएंगे यहाँ पर और ए का टाइप करेंगे ए, और हमारे पास पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। इस पर मैंने क्लिक करा, मेरे पास एंकर टैग आ गया। एच रेफ इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है और एट्रीब्यूट्स है। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम यूआरएल वगैरह को प्रोवाइड कर सकते हैं। लिखा हुआ है ना हाइपर लिंक पॉइंट्स, तो हम यहाँ पर यूआरएल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे गूगल पर जाना है तो मैं लिखूँगा गूगल लिखूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कलर, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ विजिटेड ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो कलर इस तरह का आ रहा है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा WHTTPS, ठीक है, www.google.com, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कलर किस तरह का आ रहा है, ब्लू आ रहा है। यानी कि अभी तक कह रहा है कि अभी तक आपने इस लिंक पर गए नहीं हो, आप पहुँचे तक नहीं हो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं भी इधर खड़ा हुआ तो गूगल पे ही हूँ, लेकिन अभी ये मुझे गूगल के पूरे प्रॉपर तरीके से लेके जाएगा, अगर तो मेरी लिंक सही है तो, जो कि मुझे लग रहा है सही है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप नीचे देखो यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है क्या देखना, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे जो है ना नोट डाउन करना है। मैं माउस लेके जा रहा हूँ, फ़ौरन आ गया, नज़र आ रहा है। यही होता है आपके साथ भी। वो आपको, अगर आप उसको कंप्यूटर लैपटॉप से यूज़ करोगे, कभी आप उसको नोट करना, आप बस उस पर ऐसे माउस लेके जाओगे ना, आपको यहाँ इतना बड़ा यूआरएल नज़र आ रहा होगा। वो यूआरएल बता रहा होता है कि भाई ये उल्टी पुल्टी जगह लेके जा रहा है, आपने उधर नहीं जाना है, लेकिन आपने देखा नहीं होता, आपको पता नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, आप चले जाते हो। सही है, क्योंकि आपको मूवी देखने की इतनी जल्दी, आप फटाफट नहीं यार, जो ऐड आ रहे हैं फटाफट आप क्लिक करते जाओगे, वहाँ चलते जाओगे, ठीक है। तो वो ऐड पे ले जाने का मकसद ट्रैफिक होता है, दूसरा आपका डेटा स्टील का होता है। दो ऑप्शन उसमें अंदर होता है। ट्रैफिक से इतना होता नहीं है फ़र्क, क्योंकि आपका वहाँ पे एक बार जाने से इतना उसको फ़ायदा नहीं होगा, या आप थोड़ी देर जब तक आप वहाँ पे वर्किंग ना करो, वट एवर, आप जैसे कोई स्क्रॉलिंग वगैरह स्टार्ट कर दो, उसकी ऐड देखना स्टार्ट कर दो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको वो जैसे ही वहाँ लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है वो 100% आपका कुछ ना कुछ डेटा स्टील करने की कोशिश कर रहा है। अब जितना आपका एक्सेस है उस हिसाब से वो कर लेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है गूगल, मैंने जैसे इस पर क्लिक करा, ये मुझे google.com पे लेके आ गया, नज़र आ गया। कहाँ लेके आ गया, google.com के ऊपर लेके आ गया। अब मैं बैक करूँगा, इससे कलर कैसे हो गया, पर्पल हो गया। क्यों पर्पल हो गया, क्योंकि अब ये लिंक जो है विजिटेड हो चुकी है, यानी कि मैंने इस पर क्या किया हुआ है, विजिट कर चुका हूँ। अभी तक मैंने किस पे विजिट नहीं किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ यहाँ पर और मैं इसको कर देता हूँ फेसबुक, ठीक है। और मैंने इसकी जगह यहाँ पे गूगल की जगह क्या लिख दिया, फेसबुक। अच्छा, ये जो नाम आपके पास शो हो रहा है ना, वो बेसिकली नाम शो हो रहा है ये वाला। अगर मैं इसको हटा दूँ तो नाम शो होगा, नहीं हो रहा, ठीक है। तो नाम आपको यहाँ पर ये जो चीज़ शो हो रही है वो इस टेक्स्ट की बेस पे शो हो रही है। अब मैं फेसबुक की जगह कुछ और लिख दूँ, आपको तो नहीं पता इसमें क्या लिंक है ना, ऐसा ही है ना। आप आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या लिंक है, तो वो आपको पता चलेगा यहाँ पर, ये जो आपको नीचे लिंक्स बता डिफाइन कर रहा होता है कि ये कहाँ लेके जा रहा है आपको। बहुत सारी ऐसी जगहों पर ऐसा होता है आपसे कि वो आपको कुछ और बोल रहा होता है और आप क्लिक करके कहीं और पहुंच जाते हो, ठीक है। तो वो उसका रीज़न ये होता है कि उसने यहाँ डिफाइन लिखा कुछ और हो और यहाँ पर लिंक कुछ और होती है उसकी। समझ में आई बात, एग्जैक्टली चले जाएंगे हम, जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे हम कहाँ चले जाएंगे, facebook.com के ऊपर, सही है। अब कैसी हो गई लिंक फिर से इसकी, पर्पल, यानी कि विजिटेड, मैंने विजिट कर लिया है तो अब इसकी लिंक पर्पल हो गई। तो नॉर्मल चीज़ आपको पता ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी HTML CSS पे कर रहा था, तो अभी इनके पर्पल हुए हुए हैं ना, नज़र आ रहा है आपको, ये वाले ब्लू है, तो ये मैंने इसको ओपन नहीं करा हुआ, ये विजिटेड है, तो क्या आ रहा है, पर्पल।
किस बेस पे आता है, ये आपकी हिस्ट्री की बेस पे आ रहा होता है, वो ट्रैक कर रहा होता है आपकी हिस्ट्री पे कौन कौन से डेटा है, आपने किस पे विजिट किया हुआ है। तो जैसे ही उसको पता होता है कि इसका ये विजिटेड है, तो आपके पास ऑप्शन आएगा, आप हिस्ट्री डिलीट करके ट्राई मार लो, आपको चल जाएगा। चला आगे। अच्छा, अब ये एंकर टैग हमने इस तरह डिफाइन किया हुआ है। आप बोलोगे सर क्या हम उसको किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं? अब किसी भी जगह से क्या मुराद, यानी कि मैं पैराग्राफ में इसको यूज़ कर सकता हूँ? आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। मैंने लॉरेम बनाया, मैं चाह रहा हूँ कि इस वर्ड को मैं एंकर टैग के अंदर यूज़ करूँ ऐसे करके, और इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर के लिए आपको ये लिंक पर दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, मेरा पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास लिंक आ रही है। यही चीज़ हमने शायद विकीपीडिया पे देखी थी, जो मैंने आपको कहा था मैं आपको आगे चल के समझाऊँगा, वो यही चीज़ थी। हमने उस पर क्या लिखा था, कराची लिखा था। तो आपके पास ये लिंक्स आ रही हैं, नज़र आ रहा है, वो यही चीज़ है। सिस्टम हमारा शायद थोड़ा सा हैंग हो गया, नज़र आ रहा है सबको? अच्छा, ये जो ओपन हो रहा है ना, ये इसने कस्टम काम किया हुआ है, वरना ये है लिंक्स ही। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा या इस पर क्लिक करूँगा, ये मुझे जो है ना फ़ौरन क्या कर देगा कि कहीं और पर जो है ना रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, मैं किसी और पेज पे आ गया। तो ये चीज़ें हैं आपके पास इस तरह की। अब देखो इसका कलर कैसा हो रहा है, लाइट पर्पल है ना, नज़र आ रहा है सबको? इसका कलर कहाँ गया वो, कौन सी लाइन में था वो? अलेक्जेंडर, पता नहीं कहाँ चला गया वो। नहीं था तो यही पेज ही, ये रहा। अब देखो उसका हल्का सा कलर आपको पर्पल नज़र आ रहा है, बाकी सबका ब्लू नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप उस लिंक पे विज़िट कर चुके हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्या हम उसको पी टैग में यूज़ कर सकते हैं, मैंने बोला बिल्कुल, आप इस पर क्लिक करोगे आप तब भी पहुंच जाओगे। आपने बोला क्या सर हम इसको यूएल के अंदर या ओएल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मैंने बोला बिल्कुल, आप इसको इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने बनाया होम का पेज, और हमने इस पर भी लगा दिया इस लिंक को फ़िलहाल के तौर पर, तो यहाँ पे आ रहा है होम। इसी तरह मैंने क्या किया, इस एलआई के अंदर और दो चार कॉपी बना दी। होम की जगह मैंने इसको कर दिया सर्विस, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, इसको कांटेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 3 पेजेस मैंने डिफाइन कर दिए एग्जाम्पल के तौर पर। सर्विस पर जा रहा हूँ तब भी यहाँ पे आ रहा हूँ, कांटेक्ट पर जा रहा हूँ तो भी यहाँ पे आ रहा हूँ। समझ में आई कहानी? क्या समझ में आया एंकर टैग के बारे में? तो बता सकता है? लिंक को कनेक्ट करने के लिए या लिंक से लिंक बनाने के लिए। ठीक है, लिंक का पर्पस ही, ये नाम ही यही होता है, लिंक का मतलब ही होता है ये किसी चीज़ को कनेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चीज़ को देखेंगे कि हम होम सर्विस कॉन्टैक्ट के नए पेजेस बनाएंगे, और उससे किस तरह मतलब हम लोग मल्टीपल पेजेस को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं, आगे चलते हैं। ये चीज़ तो मैंने आपको डिफ़ाइन कर दी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दूसरा इसमें हमारे पास ईमेल लिंक्स का होता है, और सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम एचआरएफ के अंदर इसमें मेल टू लिखते थे। यानी कि अभी तक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया, मैं इस सर्विस से पहले मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मेल टू, और अपनी मेल कोई भी मेल लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल डॉट gmail.com। ठीक है, अब ये क्या होगा, जब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, कांटेक्ट किस पे लगाया मैंने, कांटेक्ट पे लगाया है मैंने, तो ये मुझे यहाँ पे दिखा क्यों नहीं रहा, आ गया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये मुझे मेल के लिए जो है ना ऑप्शंस पे जाएगा। अब इसमें अभी ये मेरे पास आई थिंक कोई
बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहा होगा। आउटलुक वगैरह खोलता है वैसे मेनली तौर पर यहाँ पर इस टाइम पर। तो आप यहाँ पे मेल टू लगा लो और यहाँ पर अपनी जो है जीमेल डाल दो, तो ये क्या करेगा, उसको ओपन कर लेगा। अब मैंने एक रैंडम जीमेल डाली हुई है, मैं अगर अपनी जीमेल डाल दूँगा तो इसके अंदर आप लोगों को आई थिंक वहाँ तक ले जाएगा। इसको बॉक्स खोलना चाहिए। नॉर्मली तौर पे आउटलुक खोल लेता है, वैसे मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। चेक कर लेते हैं हम लोग। गलती तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेल टू ही सही लिखा है मैंने। हाँ जीमेल लॉगिन तो नहीं है, बट ये फिर भी ना बॉक्स ओपन कर लेता है, यानी कि आउटलुक वगैरह खोल लेता है, ये आपका फ़ौरन ईमेल के लिए चला जाता है। रिफ्रेश करके भी ट्राई कर लेते हैं। मसला ये यहाँ पे खोल नहीं रहा, या तो इन्होंने इसको ना बंद किया हुआ है यहाँ पे आउटलुक को, या है नहीं इनके पास बिल्कुल भी, शायद इस वजह से नहीं जा रहा। आप लोग घर पे ट्राई करेंगे तो आपको चला जाएगा, ये आउटलुक जो है ना खोल लेगा। अगर आप लोग के पास आउटलुक वगैरह होगा ना तो ये आपको बिल्कुल जो है ना इस चीज़ को ओपन कर लेगा ईजिली तौर पर। ठीक है, और कोई सवाल है इसमें किसी का? हम्म, नहीं है जी। खुद से खुद से तो आप बस लिंक को कॉपी करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस विकीपीडिया कराची को कॉपी किया और यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। इस एल के बाद एक और एल लगा लेता हूँ, समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ, वरना आपकी मर्ज़ी आप कहीं पे भी कर लो। मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे उस चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया कि उसका नाम क्या था। मैंने फॉर एग्जाम्पल कराची कर लिया इसको। अब यहाँ पे आऊँगा मैं, ये मेरे पास यहाँ पे लिंक आ गया, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आ गया। आपकी वेबसाइट जिधर बनेगी, मतलब मैं आपकी बात नहीं समझने वाली। तो वो आपके पास आपकी वेबसाइट के ऊपर होगा ना। मैं समझ नहीं रहा आपकी बात। लिंक लिंक क्रिएट करना है आपको। अब ये भी लिंक ही है बेसिकली देखा जा रहा है, बट ये लोकली है, इस वक्त आपके सिस्टम पे चल रहा है। आप चाह रहे हैं कि आपका दोस्त या कोई और जो है उस चीज़ को देख सके आपकी वेबसाइट को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, जैसे आप चाह रहे हैं कि मैं आपको अभी शेयर करूँ, आप देख लें, यही कहना चाह रहे हैं। वो हम होस्ट करते हैं उसको, डिप्लॉय करते हैं उस चीज़ को, तो वो फिर हम देखते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे, आने वाली क्लासेस के अंदर, कि हम किस तरह करेंगे उसको। ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ समझ में आ गई आपको कि हम किसी भी डेटा की लिंक को कनेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ के अंदर हमारे पास एक और होती है, एंकर टैग के अंदर हमारे पास एक टारगेट के नाम से हमारे पास क्या होता है, एक एट्रीब्यूट्स होता है, जिसके अंदर हमारे पास ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप, सारी चीज़ें आ रही होती हैं। मोस्टली हम लोग इसमें ब्लैंक ही यूज़ करते हैं। अब इसमें और डिफरेंस क्या है बेसिकली इसके अंदर? डिफरेंस ये है इसके अंदर कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तब आप देखना क्या होगा। ओके, इसको रिफ़्रेश करता है। क्या हुआ कि इसने नेक्स्ट पेज पर, यानी नेक्स्ट टैब के ऊपर आपके पास लिंक ओपन करी। अब आपके पास उस पेज के अंदर यानी कि आपके जो उस डेटा, यानी कि आपके पास जो टैब है इसके अंदर आपके पास क्रिएट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मैंने होम पे क्लिक करा, मेरे पास क्या हुआ, फेसबुक यहाँ से खुल रहा है ना। अब जब मैं यहाँ पे इस कराची पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, एक न्यू टैब पर उस लिंक को ओपन कर रहा है। तो हमारे पास ये भी एक तरीक़ेकार है एंकर टैग में लिंक को ओपन करने का। क्लियर हो गई ये बात? कितने लोगों की बात समझ में आ गई जल्दी से? कोई सवाल है इसमें किसी का? न्यू टैब में जाने के लिए आपको एंकर टैग के अंदर टारगेट ब्लैंक यूज़ करना है। मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आप हो सकता है थोड़ी सी आपको लग रही हो गलती, गिचपिच हो गई यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फेसबुक और यहाँ पे मैंने उसकी लिंक लगा दी। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टारगेट ब्लैंक। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, अभी तो मैंने लिंक नहीं लगाई हुई ना, तो आपको इसलिए यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट पेज पे भी इसको खोल रहा है। जब मैं लिंक लगा दूंगा तो ये मुझे वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा।
जैसे मैंने यहाँ पे लिंक लगा दी इसकी, जैसे ही मैंने खोला यहाँ पे इसने मुझे नेक्स्ट पेज पे खोल दिया। सही है? इसमें किसी का कोई सवाल है? पक्का ये चीज़ क्लियर हो गई है? समझ में आ गया आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ गया है और कितने लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रही कोई चीज़? क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही आपको? टारगेट का मतलब है बस वो आपकी जो लिंक है जो कि आपके इस वक्त सेम पेज पे ओपन कर रहा है, यानी कि मैं इस होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कहाँ ओपन कर रहा है? सेम टैब पे ओपन कर रहा है ना, यानी कि इसी टैब पे ओपन कर रहा है, मेरी स्क्रीन चली आती है। सही है? तो ये आपका नॉर्मल बिहेवियर है एंकर टैग का। लेकिन जैसे ही हम टारगेट ब्लैंक यूज़ करते हैं ये क्या करता है, आपको नेक्स्ट टैब के अंदर ले आता है। यानी कि आप देखना नए टैब पे मैं जो है ना विंडो खोलूँगा, ये देख रहे हो यहाँ पे खुल रही है, इस पेज के ऊपर नहीं खुल रही, उसने एक अलग टैब बना दिया। इसको हम क्या कहते हैं? टैब कहते हैं ना इसको। ये न्यू टैब लिखा हुआ आ रहा है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वो न्यू टैब पे खुल रहा है, हालांकि उसको खुलना चाहिए था ऐसे। क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि हमने क्या यूज़ किया हुआ है? टारगेट ब्लैंक। क्लियर हो गया आपको चीज़? पक्का? पीछे भी किसी ने हाथ जो है ना हाथ खड़ा किया था, सवाल किया था। फॉर्मूला सिर्फ आपने यहाँ पर एंकर टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी यानी एट्रीब्यूट यूज़ करना है, टारगेट ब्लैंक। आप टारगेट लिखेंगे आपको पहला ऑप्शन ही ब्लैंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है? लास्ट में भी किसी ने सवाल किया था वहाँ पे जी, आपने शायद किया था ब्लू शलवार कमीज में, आपने किया था सवाल। दोबारा पूछ रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा करे जल्दी से, ताकि मुझे आइडिया किसको समझ में नहीं आ रहा। सबको क्लियर है? पक्का? देख लो, बाद में ये नहीं कहना सर ने दोबारा नहीं समझाया, या बाद में ये नहीं कहना कि जो है ना सर ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। अभी पूछ लो, बता दूंगा मैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई पूरे अभी तक जो हमने पढ़ा है आज की क्लास के अंदर, कोई है ऐसा जिसको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है? यस नो में जवाब दे दो। ठीक है, तो आज की क्लास को अभी हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है? मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिस का टाइम दूंगा, तो आज आप लोगों के पास मैं पीसी अवेलेबल कर देता हूँ ताकि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सको। अब आपने जितना भी शुरू से लेकर पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आज आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, फाइल क्रिएट करने से लेकर फोल्डर क्रिएट करने तक, ताकि आपको खुद आइडिया हो कि आप फोल्डर भी क्रिएट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, फाइल आपसे क्रिएट हो रही है नहीं हो रही। ठीक है? जिसका होता जाए, जो बैठे हुए यहाँ पर आप लोगों के पास पीसी लैपटॉप वगैरह है, ये जिनके पास पीसी लैपटॉप है तो अगर वो पीसी फारिग करके बैठ सकता है तो अच्छा है उनके लिए। अपने अगर कोई पर्सनल लैपटॉप वगैरह लाया हुआ है तो, कोई लाया हुआ है? अगर कोई अपने लैपटॉप लेके आया हुआ है तो वो एक सिंपल वाली चेयर यूज़ करके उस पर बैठ के काम कर ले। ठीक है? और किसी के पास नहीं है तो वो जो है उनको पीसी दे के जो है ना प्रैक्टिस करने का टाइम देते हैं, या जिनका होता जा रहा है समझ में आ रहा है वो फिर दूसरों को मौका देते हैं ताकि वो भी दूसरे लोग जो यहाँ पे ज़मीन पे बैठे हुए हैं या जिनके पास पीसी अवेलेबल नहीं है वो उस पर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है?